जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अमर स्टडी मित्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछले कुछ दिनों से जीएस सुधा बुक को पढ़ रहे थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वैदिक सभ्यता तक पहुँचे हैं। तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों ने 2 क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बता दूं कि ये जो वीडियो है ये आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप फ्रेशर हो या फिर आप तैयारी कर चुके हैं, अगर आपका जीएस कमज़ोर है तो आप एक बार इस सीरीज को पूरा देखिए, समझिए। समझने का क्या, जिस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, इसको पूरा देखिए और एक बार इस वीडियो को देखने के बाद फिर बुक से पढ़िए या फिर पीडीएफ से पढ़िए। उसके बाद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इस वीडियो को, जिसमें जीके जीएस पूछता होगा, देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक सभ्यता एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के पश्चात अस्तित्व में आई थी। कब आई थी? सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हो गया उसके बाद वैदिक सभ्यता जो था ये अस्तित्व में आई। सामान्यतः ऐसा माना गया है कि आर्यों ने सिंधु घाटी की सभ्यता के नगरों को ध्वस्त करके वैदिक सभ्यता की नींव रखी थी। हम लोगों ने पढ़ा था, मार्टिन व्हीलर करके एक इतिहासकार थे, इतिहासकार थे। तो उन्होंने बताया था कि जब हम लोग कल की वीडियो में पढ़े थे, जो उसमें था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन था ये आर्यों के आने से हुआ था, आर्यों के। ठीक है, तो वही चीज़ है कि माना भी जाता है कि आर्यों के आने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता का ज्ञान वेदों से हुआ है, अर्थात वेदों की रचना इसी सभ्यता में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैदिक शब्द वेद से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। मतलब वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। मूल रूप से वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य मूलतः एक भाषाई समूह था। वैदिक सभ्यता में आर्य शब्द गुणद्योतक है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन एवं उत्कृष्ट। ये सब आर्य के जो है ये अर्थ हैं। आर्य का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, अभिजात होता है और कुलीन होता है। ठीक है, सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। अब देखते हैं, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया था। यह 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों काल को। ऋग वैदिक काल में क्या क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हुआ। ऋग वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। इसको उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, इस तरह से ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, हम लोग पहले ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ऋग वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। ठीक, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एकदम डिक्टो लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना इसी काल में हुई थी। ऋग्वेद इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। माना जाता है कि ऋग्वेद में वर्णित अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जिंदा अविस्ता से मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 1400 ईसा पूर्व के आसपास बोगजकोई अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य का विवरण मिलता है। किसका किसका मिलता है? इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य का विवरण बोगजकोई अभिलेख से मिलता है। ठीक है, इससे एक अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य भारत में ईरान से होकर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है, ऋग वैदिक काल के आर्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इनकी घुमक्कड़ जीवन शैली होने के कारण इस काल में कृषि का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया था। क्या नहीं हो पाया था? कृषि का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया था। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता को आप लोगों ने पढ़ा, अच्छे से देखा, वहाँ पर कृषि का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था। वहाँ पर धान के साथ, जौ के साथ, और ज़्यादातर विशाल जो अन्नागार थे ना, उससे प्रतीत होता है कि वहाँ कृषि जो थी बहुत विकसित कृषि होती थी। इसीलिए अन्नागार, विशाल बड़े बड़े अन्नागार वहाँ पर बनाए गए थे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट बनता है, आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में प्रमुख विद्वानों के मत भिन्न भिन्न हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आर्य कहाँ से आए हैं, तो इसके लिए कई विद्वानों ने अपने अपने मत दिए थे। आइए देखते हैं कि इसका मत कौन सा है। तो मैक्स मूलर जी कहते हैं कि जो आर्य थे, ये आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था, बैक्ट्रिया के इलाके से वो लोग यहाँ पर आए थे। प्रोफेसर पेंका हैं, इनका मानना था कि जर्मनी के मैदानी भाग जो था आर्यों का मूल निवास था। गंगानाथ झा ये ब्रह्मर्षि देश को आर्यों का निवास स्थान मानते हैं। ठीक है, फिर हमारे कुछ इंडियन फिलोसफर हैं, दयानंद सरस्वती जी ये तिब्बत का मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी उत्तरी ध्रुव का मानते हैं। गाइल्ड महोदय जो है ये हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी के लोग मानते थे कि ये वहाँ से भारत में आए हैं। इनका निवास स्थान, आर्यों का निवास स्थान जो था हंगरी देश या डेन्यूब नदी का घाटी, ये सब उनका निवास है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ये सप्त सैंधो प्रदेश को मानते हैं। और मेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ये दक्षिण रूस को इसका जो था आर्यों का निवास स्थान मानते हैं। हालांकि जो था ये लोग भले इतना मत आया है, बट सबसे ज़्यादा मत जो था मैक्स मूलर जी के विचार सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए और इन्हीं के विचार को सबसे ज़्यादा जो था वो दिया गया कि ये सही है, दिया भी गया है नोट में। किंतु अधिकतर विद्वान मैक्स मूलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो आप लोग सही जवाब देंगे मध्य एशिया। ठीक है, भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ते हैं तो आर्यों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। इस वेद में आर्यों के निवास स्थल हेतु सप्त सैंधो क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है 7 नदियों का प्रदेश। ठीक है, ये नदियाँ सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, बिपाशा, वितस्ता, परसुड़ी एवं अस्किनी ये निम्नलिखित नदियाँ थी। ठीक है, कौन कौन सी? सिंधु नदी, सरस्वती नदी, शतुद्री नदी, विपाशा नदी, वितस्ता नदी और परसुड़ी एवं अस्किनी नदी, ये वो नदियाँ थी जो 7 सैंधों का क्षेत्र था। ये प्रमुख नदियाँ हैं, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं और इनका आधुनिक अब इनका क्या नाम है और उस समय क्या नाम था, इसको हम लोग देखेंगे। सिंधु नदी अब जो है इसको इंडस नदी कहते हैं या सिंधु ही कहते हैं, इंडस सिंधु दोनों सेम ही है। ठीक, शतुद्री का अब जो है अब ये सतलज नदी हो गया, प्राचीन नाम इसका शतुद्री था। ब्यास नदी है, ब्यास का प्राचीन नाम विपाशा था। झेलम नदी का वितस्ता था और रावी नदी का परसुड़ी था। ठीक है, इस तरह के नाम जो है ऋग्वेद में उल्लिखित मिलते हैं। चिनाब नदी, अस्किनी इसका पुराना नाम, गोमल नदी का पुराना नाम गोमती और गंडक नदी का पुराना नाम सलानीरा ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ थी। फिर अगला पॉइंट आता है कि ऋग्वेद से ही प्राप्त एक जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग तक था। सतलज नदी से यमुना नदी तक के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। कहाँ से? सतलज नदी से यमुना नदी तक के जो क्षेत्र था उसको ब्रह्मवर्त कहा जाता था। ठीक है, फिर नोट दिया है, इसमें अच्छे से दिया गया है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सबसे प्राचीन स्मृति जो है मनुस्मृति में सरस्वती नदी एवं इसकी सहायक नदी दृष्टि नदी के मध्य के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है। इस क्षेत्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है। सरस्वती नदी की अन्य सहायक नदी आपया थी। ठीक है, इस तरह से होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे है आर्यों ने गंगा नदी एवं यमुना नदी के दोआब क्षेत्र तथा इसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार कर लिया था, जिसे ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। कालांतर में आर्यों ने हिमालय पर्वत से विंध्य पर्वत तक, पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक समस्त भाग पर भी अपना अधिकार कर लिया था, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। क्या कहा गया है? आर्यावर्त कहा गया है। ठीक है, आर्यावर्त से नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऋग्वेद में हिमालय पर्वत तथा इसकी चोटी मुंजवत का विवरण मिलता है। मुंजवत सोमरस हेतु प्रसिद्ध थी। किसके लिए प्रसिद्ध थी? सोमरस के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट बनता है वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का विवरण मिलता है। कितनी नदियों का? 31 नदियों का विवरण मिलता है, जिनमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का? 25 नदियों का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में है। ठीक है,
ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का ही उल्लेख है। 10वें मंडल में ही केवल 21 नदियों का उल्लेख है। ठीक, नेक्स्ट आता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में वर्णित प्रथम नदी गंगा तथा अंतिम नदी गोमती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी बताया गया है। सर्वाधिक उल्लेख वर्णन तथा स्तुति सिंधु नदी की ही है। इस काल की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो थी वो सरस्वती नदी थी। इस काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी को बताया गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा, मातेतमा, देवी तमे एवं अम्बी तमे कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी वो सिंधु नदी थी और सबसे ज़्यादा जिस नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया वो सरस्वती नदी थी ऋग्वैदिक काल में, और इसी को सबसे पवित्र नदी भी माना गया है सरस्वती को। ठीक है, और इसको निम्नलिखित नामों से इसको जाना जाता था ऋग्वैदिक काल में। नदी तमा, माते तमा, देवी तमे एवं अम्बी तमे इसको कहा जाता था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन बन भी सकता है। नेक्स्ट आता है कि ऋग्वेद में वर्णित अधिकांश नदियों का प्रवाह गंगा यमुना के पश्चिमी क्षेत्र में था। ऋग्वेद में गंगा नदी तथा सरयू नदी एक बार उल्लेख और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। गंगा नदी का ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख हुआ है, जबकि सरयू नदी मतलब गंगा नदी का तथा सरयू नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है किसमें, ऋग्वेद में। ठीक है, अब हम लोग ऋग्वेद का जो है राजनीतिक स्थिति देखेंगे कि ऋग्वेद की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, क्या था ऋग्वेद में। ऋग्वेद काल का समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वैदिक काल के लोग कबीलों एवं जनों में विभाजित थे। किसमें विभाजित थे, कबीलों और जनों में विभाजित थे। ऋग्वेद में राजा कबीले का प्रधान होता था। कौन होता था, राजा जो होता था वो कबीले का प्रधान होता था। ऋग्वेद में राजा को कबीले का संरक्षक गोपा जनस्य कहा गया है, यानी कि राजा जो होता था वो कबीले का संरक्षक होता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में राजा हेतु गोप शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो गया था। क्या हो गया था, आनुवंशिक। ठीक है, लेकिन राजा को केवल सीमित अधिकार ही प्राप्त थे। इस काल में एक समिति को राजा को चुनने एवं उसको पदच्युत यानी कि हटाने का अधिकार प्राप्त था। इस काल में राजा युद्ध का स्वामी होता था, भूमि का स्वामी नहीं। कहने का मतलब जो ऋग्वैदिक काल का राजा होता था उसके चुनाव के लिए एक समिति होती थी, वो उसका चुनाव करती थी, और राजा जो होता था वो युद्ध का स्वामी होता था। युद्ध जो होता था उसके अनुसार होता था, लेकिन वही रहने का मतलब भूमि का स्वामी राजा नहीं होता था। भूमि का स्वामी जनता में निहित होता था। ठीक है, इस तरह से ऋग्वैदिक काल की जो थी राजनीतिक व्यवस्था थी। और आगे देखते हैं, नोट में दिया है कि ऋग्वेद में राजा को नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला पुराभेदता कहा जाता है, पुराभेदता कहा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट बनता है कि ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल या परिवार होता था। इस कुल अर्थात परिवार का प्रधान कुलप या गृहपति कहलाता था। कई परीक्षाओं में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि राज्य ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार क्या होता था, कुल होता था, या उसका प्रधान क्या कहलाता था, कुलपति कहलाता। यहाँ से भी क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में, वैसे एसएससी के क्वेश्चनों में आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन बने हैं एसएससी जीडी में। कई कुलों के समूह को मिलाकर एक ग्राम का निर्माण होता था जिसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था। कई गांवों के समूह को मिलाकर एक विष का निर्माण होता था जिसका प्रधान विषपति कहलाता था। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए, कई कुल के समूह को मिलाकर एक ग्राम का निर्माण होता था जिसको प्रधान ग्रामणी कहलाता था, और कई गांवों के समूह को मिलाकर एक विष का निर्माण होता था जिसका प्रधान विषपति कहलाता था। ठीक है, और कई विषों को यानी कि कई विष के समूह को मिलाकर एक जन का निर्माण होता था जिसका प्रधान जनपति कहलाता था। ठीक है, नोट में दिया गया ऋग्वेद में ग्राम सामान्यतः स्वजनों के समूह को इंगित करता था, एक गांव को नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। किसका उल्लेख, जन शब्द का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। पृथ्वी तथा राजा शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख 1 बार भी नहीं हुआ है। ठीक है, जन शब्द का उल्लेख है सर्वाधिक बार,
पृथ्वी तथा राजा शब्द का उल्लेख एक एक बार, जबकि जो जनपद शब्द है इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में परुशड़ी, जिसका आधुनिक नाम रावी नदी है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, नदी के तट पर लड़े गए दशराज युद्ध का वर्णन है। दशराज युद्ध जो भरत वंश के राजा सुदास एवं अन्य 10 राजाओं के मध्य हुआ था। दशराज युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास की विजय हुई थी। दशराज युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल परुशड़ी नदी के तट पर दशराज युद्ध लड़ा गया था, इसका वर्णन 7वें मंडल में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद काल में आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां 5 भागों में विभाजित थी। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित थी। इस काल में ही कई जनतांत्रिक संगठनों का सभाओं का विकास हुआ, जिसमें से सभा, समिति एवं विदत प्रमुख हैं। इनमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थी। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थी। सभा, समिति एवं विदत। ठीक है, ये 3 प्रमुख संस्थाएं थी। आगे देखते हैं, ये संगठन राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए साथ साथ उसको परामर्श भी देते थे। सभा, समिति जो तीनों संस्थाएं थी वो उनकी शक्तियों पर नियंत्रण भी रखती थी राजा के, और उनको साथ साथ जो है परामर्श भी दिया करते थे। सभा वृद्ध तथा अभिजात लोगों की एक संस्था थी। सभा को मंत्री परिषद भी कहा जाता है। समिति सामान्य जनता की एक प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा पर नियंत्रण रखती थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था कहलाती थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। माना जाता है कि विदत में कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। ठीक है, आगे है, ऋग्वेद में विदत का उल्लेख सर्वाधिक बार है। ऋग्वेद काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। अभी जो है ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का जो था समय ठीक ठाक था। यहाँ महिलाएं अच्छे से थी, राजनीति में भाग लेती थी, हर तरह से महिलाएं यहाँ इनकी जो व्यवस्था थी, इनकी जो अवस्था थी महिलाओं की, वो ठीक ठाक थी। लेकिन जब धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल को हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ धीरे धीरे महिलाओं की अवस्था जो है वो गड़बड़ होती जाएगी, उनका शोषण होता जाएगा, उनकी स्थिति जो है वो खराब होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि ऋग्वैदिक काल में बलि एक प्रकार का कर था जो स्वेच्छा से प्रजा के द्वारा अपने राजा को दिया जाता था। राजा इस कर के बदले अपनी प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन करता था। राजा के पास अस्थायी रूप से सेना नहीं होती थी, लेकिन युद्ध के समय राजा नागरिकों के रूप में सेना का संगठन कर लेता था। बलि जो है ऋग्वैदिक काल में ये स्वेच्छा से दिया जाता था, और यही बलि जब आप उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे तो वहाँ ये कंपलसरी हो जाता था, इसको देना ही देना पड़ता था। ठीक है, अभी इतिहास बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, जब पढ़ेंगे तब इतिहास का असली मज़ा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, पढ़ तो रहे हैं, मज़ा मिल रहा होगा, आनंद आ रहा होगा। ठीक है, अब आर्थिक स्थिति देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति क्या थी, तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख व्यवसाय क्रमशः पशुपालन एवं कृषि थे। ऋग्वेद के 4थे मंडल में, किस मंडल में? 4थे मंडल में कृषि से संबंधित कार्यों का उल्लेख है। इस काल में कृषि योग्य भूमि को उर्वरा कहा जाता था। उर्दर शब्द का अर्थ अनाज मापने का यंत्र, यानी कि अन्न मापक बर्तन है। धान शब्द का अर्थ अनाज है। ऋग्वेद में केवल एक ही अनाज जौ, यानी कि यौ या जौ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? यौ या जौ का उल्लेख है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि ऋग्वेद में सिर्फ एक अनाज का उल्लेख है। ठीक, ऋग्वेद में चावल, कपास एवं नमक का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, चावल, कपास एवं नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। मुख्यतः गाय एवं पशु आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार थे, यानी कि मुख्य आर्थिक संपत्ति थे। इस काल में गाय और घोड़े विनिमय के एक माध्यम के रूप में थे। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ मुख्य रूप से गायों के लिए होती थी। ठीक है, किसके लिए? गायों के लिए इनकी अधिकांश लड़ाइयाँ होती थी, गायों के लिए। इस काल में गाय को अष्टकर्णी और न मारे जाने योग्य पशु, यानी कि अघन्या कहा जाता था।
ये क्वेश्चन भी बना है कि अघन्या किसे कहा जाता है, तो अघन्या जो था वो गाय को कहा जाता था। गाय को मारने या घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड या उन्हें देश से निकालने की व्यवस्था थी, देश निकासी की व्यवस्था थी। आर्यों का अति उपयोगी पशु घोड़ा था। इस काल में बैल, बकरी, ऊंट तथा अन्य उपयोगी पशु भी थे। इस काल में पड़ी मवेशियों पशुओं के चोर होते थे। कौन? पड़ी जो होते थे ये पशुओं के चोर होते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला पॉइंट है, ये जो पड़ी थे ये व्यापार भी करते थे। मुख्य रूप से व्यापार पर इन्हीं लोगों का अधिकार था। सामान्यतः व्यापार वस्त्र विनिमय के माध्यम से होता था। किसके माध्यम से होता था? वस्त्र विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। वस्त्र विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क यानी कि स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा का भी विवरण मिलता है। फिर नोट में है कि अष्टकर्णी नाम से यह विदित होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों को संभवतः अंकों के बारे में भी जानकारी थी। इसके बारे में, अंकों के बारे में भी जानकारी थी ऋग्वैदिक काल के लोगों में। फिर पॉइंट आता है कि वेकनाट ऐसे ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज वसूल करते थे, बहुत अधिक ब्याज वसूल करते थे। इस काल में उधार लिए गए ऋण हेतु कुसीद एवं उधार देने के लिए कार्य को कुसीद वृत्ति कहा जाता था या कुसीद वृत्ति कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग संभवतः तांबे और कांसे के लिए हुआ है। किसके लिए? तांबे और कांसे के लिए हुआ है अयस शब्द का प्रयोग। अभी तक देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को भी लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक काल के लोग भी लोहे से परिचित नहीं है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित होंगे। ठीक है, ऋग्वेद में बढ़ई, बुनकर, रथकार, कुम्हार एवं चर्मकार इत्यादि शिल्पियों के विवरण मिलते हैं। सामाजिक स्थिति देखते हैं ऋग्वैदिक काल की कैसी थी। सामाजिक स्थिति तो ऋग्वैदिक काल में समाज जो था पितृसत्तात्मक था, अर्थात पुत्र पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। वहीं हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था, वहाँ समाज मातृ सत्तात्मक थी, यहाँ पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी इस काल में नारी को एक यथोचित सम्मान प्राप्त था। इस काल में समाज की आधारभूत इकाई कुल परिवार थी। इस कुल अर्थात परिवार का प्रधान पिता होता था, जिसे कुलप या गृहपति कहा जाता था। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के 4 वर्णों का उत्पत्ति का उल्लेख है। इसके अनुसार माना जाता है कि ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय वर्ग की उत्पत्ति विराट पुरुष की भुजाओं से, वैश्य वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष की जांघों से तथा शूद्र वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष के पैरों से हुई है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, मतलब जो जिस तरह का काम करता था वो उसी वर्ण का माना जाता था, न कि जन्म से कि जिसके राजा का बेटा राजा, ये वाला सीन जो था ये ऋग्वैदिक काल में नहीं था। ठीक है, फिर ब्राह्मण तथा शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार ही हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का यानी कि शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, और वैश्य शब्द का प्रयोग केवल पुरुष सूक्त में ही हुआ है। अगला पॉइंट आता है निकल के कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। देखिए, अभी ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां अपने पति के साथ जो था धार्मिक कार्यक्रमों में, अनुष्ठानों में भाग ले रही हैं। अभी अब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तब वहाँ देखिए स्त्रियों की क्या स्थिति हो जाती है। इस काल में स्त्रियां भी वैदिक शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में पत्नी को जायवस्तम अर्थात गृहिणी ही गृह है कहा जाता है। इस काल में स्त्रियों को संपत्ति तथा राजनीति में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। इस काल में स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है ऋग्वेद में अपाला, घोषा, इंद्राणी, सिक्ता, निमावरी, लोपामुद्रा तथा विश्वावरा या विश्वारा आदि प्रमुख विदेशी स्त्रियों का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। अन्य प्रथाओं जैसे बाल विवाह, तालाक प्रथा, पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, बाल विवाह, तालाक प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन यहाँ पर नहीं था ऋग्वैदिक काल में।
इस काल में विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा भी प्रचलित नहीं थी। देखिए कितना अच्छा समाज था, ऋग वैदिक काल कितना अच्छा था। लेकिन कन्या की विदाई के समय उसको दिए जाने वाले उपहार को वहतु कहते थे। क्या कहते थे? वहतु कहा जाता था। ठीक है, इस काल में आजीवन अविवाहित होगा, थोड़ा सा, हाँ वही तो। इस काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहलाती थी। जो आजीवन विवाह नहीं करती थी वो अमाजु कहलाती थी। इस काल में पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। फिर आता है ऋग वैदिक काल के समाज में 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ठीक है, फिर धार्मिक स्थिति देखते हैं। धार्मिक स्थिति कैसी थी ऋग वैदिक काल में? प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में ऋग वैदिक आर्यों को, देवताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता में सूर्य, उषा, वरुण, मित्र, पूषण, अश्विनी और ध्योस्त इत्यादि। और अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य, मरुत इत्यादि। और पृथ्वी के देवता थे पृथ्वी, अग्नि, सोम, सरस्वती, बृहस्पति इत्यादि। ये जो थे पृथ्वी के देवता थे। ठीक है, इतना समझ में आया? समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बिना लाइक करे नहीं जाना है, समझिए। फिर नोट दिया गया है कि ऋग वैदिक काल में समस्त देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। ऋग वैदिक काल के लोग इनकी पूजा प्रकृति के प्रकोप को कम करने के लिए करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऋग वैदिक काल में कहीं पर भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति की पूजा का उल्लेख मिलता था। यहाँ पर ऋग वैदिक काल में कहीं पर भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद में अनेक देवताओं का अस्तित्व मिला है, लेकिन देवियों के अस्तित्व का अभाव मिलता है। देवताओं का उल्लेख मिला है लेकिन देवियों का उल्लेख नहीं मिला है ऋग्वैदिक काल में। फिर आता है कि नदी की देवी सरस्वती थी, जो कालांतर में विद्या की देवी बनी। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। मतलब 250 सूक्त जो है ये सिर्फ इंद्र को ही समर्पित है ऋग्वेद के दूसरे मंडल में। इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है। इंद्र का आह्वान भौतिक सुख तथा विजय हेतु होता था। फिर अगला पॉइंट है आर्यों के दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिन्हें 200 सूक्त समर्पित हैं। कितने सूक्त? 200 सूक्त जो है अग्नि को समर्पित हैं। अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुतियां दी जाती थी। अग्नि जो है ये मानव तथा देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का कार्य करता था। ठीक है, क्या कार्य करता था? मध्यस्थता स्थापित करने का कार्य करता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आर्यों के तीसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो वरुण जो थे इसके तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे। पहले महत्वपूर्ण देवता इंद्र हो गए, दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि हो गए, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता स्थापित करते थे, एक दूसरे में बॉन्डिंग बनाते थे, मतलब अग्नि के द्वारा बनता था। और फिर तीसरे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो वरुण थे, जिन्हें 30 सूक्त समर्पित हैं। इंद्र को 250 सूक्त, अग्नि को 200 सूक्त और वरुण को 30 सूक्त समर्पित हैं। वरुण नदी, जल, समुद्र के देवता थे, अर्थात वरुण जल निधि के प्रतिनिधित्व करता थे। वरुण को ऋत्य गोपा भी कहा गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन याद रखेंगे। वरुण जो है प्राकृतिक घटनाओं तथा ऋत नैतिक व्यवस्था का संरक्षक या संयोजक था। नेक्स्ट आते हैं पूषण। ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे पूषण, जो कालांतर में शूद्रों के देवता बन गए। ठीक है, नेक्स्ट है कि पेय पदार्थ के देवता जो थे ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। किसको? ये सोम पेय पदार्थ के देवता थे, इनको जो है 9वां मंडल इनको समर्पित है। फिर नेक्स्ट है सूर्य का दूसरा रूप प्रकाश के देवता सावित्री है। गायत्री मंत्र का सावित्री देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे। तीसरा मंडल महत्वपूर्ण है, 10वां मंडल महत्वपूर्ण है, 7वां मंडल महत्वपूर्ण है। ये सब कुछ प्रमुख मंडल हैं ऋग्वेद के जो महत्वपूर्ण है। जैसे 7वें मंडल में क्या हुआ था?
10 राज युद्ध हुआ था। तीसरे मंडल में ये है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो इस तरह से आप लोग जो महत्वपूर्ण है उसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और बस आज इतना ही है इस वीडियो में। अगले वीडियो में मिलेंगे, उत्तर वैदिक काल को हम लोग पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि अमर सर का वीडियो अपलोड हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।